चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाट का यह सफर सिरसा से प्रस्थान कर चुका है। 2024 का यह साल चुनावी साल है और ऐसे में बहुत सारे सियासी बवंडरों का सामना चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपको करना होगा, क्योंकि जिन सवालों का आमना सामना इस सफर में होगा वो भी इस सियासी सफर की तरह बेहद मुश्किल और कठिन रहने वाले हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का खास ख्याल इस दौरान इस सफर पर आपको रखना है। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंचना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने जो क्षेत्र के मतदाता हैं उससे उन पर मोहर लगानी होगी। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस की ये यात्रा आप सभी के लिए मंगलमय और सुखमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। लगातार सवारियां चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं और पूरे हरियाणा में ये सफ़र है। 2024 में 2 बड़ी लड़ाइयां होनी है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। एक तो दिल्ली के लिए यानी लोकसभा चुनाव और दूसरा चंडीगढ़ के लिए यानी विधानसभा चुनाव। इसलिए ये सफ़र है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस इलेक्शन 2024। अब अभी हम हैं सिरसा में, हरियाणा का एक छोर। और जिन्होंने अभी अभी बोर्डिंग की है, जो पैसेंजर्स, कई पैसेंजर्स ने बोर्डिंग की है, एक पैसेंजर जिन्होंने बोर्डिंग की है उनके बारे में बहुत चर्चा रहती है। कई बार मैं कहता हूं कि वो 1 मैन आर्मी है। पार्टी का एक पुराना लंबा इतिहास रहा है। चौधरी देवीलाल से शुरू कीजिए, ओम प्रकाश चौटाला जी, और फिर बाद में अब आप समझ गए होंगे इस पार्टी के 2 हिस्से हो गए। वो जो बवंडर मचा उससे भी आप वाकिफ हैं। इस वक्त सिरसा में जिन्होंने बोर्डिंग की है उनका नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला, यानी INLD के करता धरता। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। बहुत धन्यवाद। ये जो बोर्डिंग पास है आपके हाथ में, अभी अंजलि बता रही थी कि ये सिर्फ इस बस में सफ़र करने के लिए मान्य है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना हो तो ज़रूरी है कि आपके इलाके के या हरियाणा के अलग अलग इलाकों के जो मतदाता हैं उस पर मोहर लगाए। अब आप 1 मैन आर्मी हो गए। वक्त बदलता रहा, कभी बोलबाला था, आज अकेले हो गए। आपकी पार्टी के कई सवारियां, पैसेंजर्स जो अलग अलग स्टेशन से इसमें बोर्ड कर रहे थे, जिनकी बोर्डिंग हो रही थी, कह रहे थे जी हमारा वाला शेर है। हमने कहा कि शेर तो जंगल में अकेला रहता है, चंडीगढ़ पे कब्जा चाहिए तो पूरा खुनबा चाहिए। आज हालत क्या है? जो लोग हमें छोड़ करके गए, आप मान के चलो उनमें से कोई भी दोबारा ना चंडीगढ़ जाएगा ना दिल्ली जाएगा, अदर में लटक जाएंगे। हमें बहुत दफ़ा इस तरह के हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसने कभी हौसला अपना कमज़ोर नहीं होने दिया।
और आज भी ऐसे हालात इस प्रदेश में फिर से पैदा कर दिए कि अब की बार जब लोकसभा का चुनाव होगा, कोई 10 की बात करता है, कोई ये कहता है कि हम अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंच जाएंगे। मैं उनकी तरह झूठे दावे नहीं कर सकता। अब हरियाणा नहीं, देश के लोग जो है झूठ की राजनीति से ऊब चुके हैं। अब लोगों का राजनेताओं पे विश्वास और भरोसा नहीं रहा। अब आम आदमी ये बात करना शुरू कर गया कि अगर सबसे ज्यादा विश्वासघात कोई व्यक्ति कर सकता है तो राजनीति में उच्च पदों पे बैठे लोग सबसे ज्यादा लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। जितना लोग उन पे भरोसा करके उनको ताकत देते हैं, वो उतना ही उस ताकत का दुरुपयोग करते हैं। आपने पिछले 6 महीने का जो जिस तरह के हालात इस प्रदेश देश के रहे, आपने देखे कि कितने ही राजनेताओं ने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, अपनी पार्टियों को कमजोर करने के लिए कहां कहां ले जाकर के अपने आप को गिरवी रखा है। जिन पे भरोसा किया जा रहा था कि देश में बदलाव ला देंगे, बदलाव तो बहुत दूर चला गया है। वो लोग आज इस स्थिति में आकर के खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में वो जनता का सामना कर पाएंगे। आप बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत भरोसा था नहीं, आप लोगों को। मैं थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी नीतीश कुमार के हवाले। मैं एक नीतीश की नहीं कर रहा। इस भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किन लोगों को कमजोर कड़ी देख करके अपने साथ मिलाया जाए। आज कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने जिसके गिरबान में हाथ नहीं डाल लिया। अब लोग समझ चुके हैं। आज ऐसे हालात हैं कि लोकसभा का जब चुनाव आएगा, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? हम 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे। और कितनी जीत जाएंगे? मैं ज़्यादा बड़ा दावा नहीं करता औरों की तरह, लेकिन मैं 2 से 3 सीटों का दावा करता हूं कि हर हालत में जीतूंगा। कौन कौन सी 2-3? ये तो चुनाव आने दो, तब बताऊंगा कि कौन कौन सी जीतूंगा, लेकिन हर हालत में जीतूंगा। 2 से 3 सीटें आप जीत जाएंगे? जीतेंगे। ठीक है। आपने अभी बदलाव और कहा कि कई नीतीश, मुझे याद है कि देवीलाल जी की जयंती पे हर साल आप एक बड़ा जलसा करते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, और नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठा होते रहे, चाहे लेफ्ट के हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे तमाम जो दूसरे बादल साहब हैं, सब आए। नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी आप लोगों को कि एक इंडी गठबंधन बन रहा है। आपने भी वकालत की थी, आपने कहा था राहुल गांधी, मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि राहुल गांधी को मैं बहुत समझदार समझता हूं। उस इंडी गठबंधन का क्या हुआ? किसी को समझदार कहना कोई गलत वाक्य नहीं है। मैं ये कह नहीं रहा कि गलत बात है। सुनो ना, आपने कहा कि मैंने उनकी प्रशंसा की जी। आपको एक बात का फिर ध्यान नहीं है। हमने जब फतेहाबाद में रैली हुई थी, उस रैली के अंदर सबसे पहले चौटाला साहब ने ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा एक मोर्चा बनाया जाए और उस मोर्चे की शुरुआत यहीं से की जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे वो लीडर बैठे हैं जो गैर भाजपा के हैं और गैर कांग्रेस से आए हुए। उसमें अकाली दल भी था, उसके अंदर कम्युनिस्ट भी थे जो गैर कांग्रेस से जीतते रहे, उसके अंदर नीतीश भी था, उसमें लालू जी के बेटे भी थे। तो ये बात इसलिए रखी गई थी, उसमें शिवसेना थी, उसमें शरद पवार थे, इसलिए रखी गई थी कि हम अगर किसी एक के साथ जाएंगे, अगर कांग्रेस को इसमें साथ ले लेंगे तो फिर कांग्रेस अपनी मनमर्जी से सबको कमजोर करना चाहेगी। ये जो नेशनल पार्टियां हैं, इनकी एक सोच है कि जो आपकी रीजनल पार्टियां हैं, जिन पे लोगों को विश्वास और भरोसा है कि ये हमारे स्टेट के लिए कोई अच्छा करेंगे, ये उनको कमजोर करते हैं, ये अपना वर्चस्व बनाते हैं। आपको याद नहीं है
एक बार हमारा और भाजपा का गठबंधन था और गठबंधन अलग हो गया, टूट गया। अडवाणी जी उस वक्त में भाजपा के लीडर हुआ करते थे, अध्यक्ष होते थे। फरीदाबाद की उनकी जनसभा थी। उस जनसभा में उन्होंने ये भाषण दिया था और कहा था कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं देते हैं तो मत दो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को भी मत देना, कांग्रेस को दे दो, इससे अच्छा। मतलब कितना जहर से भरे हुए हैं नेशनल पार्टी के लीडर जो है रीजनल पार्टी के लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नेशनल पार्टी की ताकत को कोई कम करता है तो वो अपनी अपनी स्टेट में रीजनल पार्टीज के नेता जो हैं वो करते हैं। लेकिन केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के लेफ्ट राइट हैंड है, उनके थिंक टैंक है, वो ये आप लोगों से मिल रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार का भी ये कहना था कि बिना कांग्रेस के अभी खास करके बीजेपी या मोदी को काउंटर करना सबको साथ लाना पड़ेगा। उस वक्त नीतीश कुमार ने चौटाला साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हमने मोदी जी को बाहर करना है तो फिर आप हमें इस बात का आशीर्वाद दें कि भी हम कांग्रेस से भी बात करें। चौटाला साहब ने कहा कि मुझे कोई परहेज नहीं है कांग्रेस से, लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपनी बात पे खड़े रह सकते हैं, और वही आज हुआ है। लेकिन ये अभय जी आपको भी पता है, सोशल मीडिया आपसे आप भी कनेक्टेड है, ये बहुत जबरदस्त चर्चा थी कि INLD किसी तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है कि हरियाणा में कुछ सीटें मिले और साथ लड़के लड़ाई। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था। ये आपकी सोच है, ये आप लोगों के बीच में एक गलत मैसेज देने का काम करते हो अपनी तरफ से। हमने कभी कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई सीटों का बंटवारा चाहते हैं, हमने एक बार भी नहीं की। हमने ये बारी बारी एक बात दोहराई, जब कभी भी आप जैसे व्यक्ति ने आकर के बात करी हमारे साथ, हमने खुल के ये कहा कि कोई हरियाणा के हितों के लिए चल करके हमारे पास आएगा, हमसे बात करेगा स्वार्थ से ऊपर उठ करके, तो फिर हम उसके साथ बातचीत करेंगे। अदरवाइज मल्लिकार्जुन खड़गे को गए थे इनविटेशन देने, वो चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस था। हाँ, उस चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर मैंने अनेक दफा भाजपा के नेताओं को भी इनवाइट किया, अनेक दफा भाजपा के नेता आए हैं। आप याद करो, मैंने तो राव इंद्रजीत सिंह को भी बुलाया था, राजनाथ सिंह ने आना था, अडवाणी जी ने आना था, उनकी व्यवस्थाएं थी, चुनाव नजदीक था, कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से आ नहीं सके। उन्होंने नकवी को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भेजा था कि आप जाओ। जींद के अंदर हमारा सम्मेलन था, कुरुक्षेत्र में था। ये चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के साथ कभी आगे पीछे रह करके राजनीतिक तौर पे उनके साथ रिश्ते और संबंध रहे, हमने उनको सबको इनवाइट किया। हमने उसमें कभी कोई परहेज नहीं किया किसी से। ठीक है, अब जब हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, एक इंडी गठबंधन और एक आप लोगों की इच्छा थी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट, दोनों कहीं दूर दूर तक तो अब दिखाई पड़ता नहीं है। तो मैंने कहा ना कि हमने तो पहले दिन ये कहा था कि ये जो नेशनल पार्टियां हैं, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत स्वार्थी लोग हैं, ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी के साथ तो बड़ा विश्वासघात कर, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वाले लोग भी तो बीजेपी से जाकर के, मतलब नॉन कांग्रेस वाले भी तो बीजेपी से जाके मिल रहे हैं। कांग्रेस के 10 पूर्व मुख्यमंत्री और 11 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। भाई वो कांग्रेस के लोगों की मजबूरी है, एक तो ईडी का डर, दूसरा उन्होंने बेचारों ने सारी उम्र राजनीति में राज किया है, वो सत्ता से बाहर रहे ही नहीं। अब वो 10 साल जब सत्ता से बाहर हुए तो तड़फ रहे हैं, कैसे सत्ता में वापसी हो, कैसे सत्ता में जाकर के सत्ता का सुख भोगा जाए। ये सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं, ये लोगों के लिए कहीं खड़े होने वाले लोग नहीं है, इसलिए ये तो सत्ता का सुख भोगने के लिए भाजपा की तरफ दौड़ रहे हैं। कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के कई लोगों से, चाहे वो हुडा साहब हो या जो अध्यक्ष हैं उनके उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने पूछा कि अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो क्या सब लोग मिल करके, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से तो हमारे सेंट्रल लीडरशिप की बातचीत चल रही है। हमने कहा एक और INLD है, तो उन्होंने कहा कि INLD से क्यों बात करें, उनका तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जब जब मौका मिला है बीजेपी को मदद करते हैं, तो फिर उनसे मिलने का कोई सवाल उठता नहीं है और उनके पास अब कोई सौदा रह नहीं गया कि उनसे मिले।
ये ऑन रिकॉर्ड है, उदय भान भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। तो ये लोकसभा का चुनाव उनका आईना दिखा देगा। पहले भी तो 2014 में और 2019 में अकेले लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 10 के 10 पहुंच गए ना इनके लोकसभा में। ये हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है। ये चाहता है कि किसी तरीके से भाजपा को ताकत मिले। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ खुल करके कि बहुत जल्द आपको ये सुनने में भी आ सकता है कि या तो हुड्डा जी ने अपनी पार्टी अलग बना ली भाजपा के दबाव में आकर के, और या फिर ये बाप बेटा दोनों भाजपा में जैसे कमलनाथ और कमलनाथ का बेटा जा रहा है उसी तरह चले जाएंगे। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप बीजेपी की मदद करते हैं, जो आप कहते हैं कांग्रेस की मदद, कांग्रेस वाले हुड्डा जी जो है वो बीजेपी की मदद करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आज तक पिछले 10 साल में कभी मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से एक बार भी ऐसा हिंट हमने आपको दिया हो कि हम भाजपा के साथ जा सकते हैं या भाजपा के साथ खड़े हो सकते हैं? ये केवल प्रचार भाजपा का, कांग्रेस का और जेजेपी का है। आने वाले समय में कोई होगी हरियाणा प्रदेश में तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होगी। इन सबको डर सता रहा है। ये जो मैं परिवर्तन यात्रा कर करके आया हूँ, इस यात्रा के बाद सबकी नींद हराम हुई है। अब आप मान के चलो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। 2024 में अक्टूबर में जो चुनाव होगा उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में होगी। आप कोई नहीं रोक सकता। आप ना तो आपका कैमरा रोक सकता है, ना आपकी आवाज रोक सकती, और ना कोई कांग्रेस रोक सकती, ना बीजेपी रोक सकती, ना जेजेपी रोक सकती। हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है सत्ता में आएगी और लोगों के भरोसे पे आएगी। आज लोगों का जितना बड़ा भरोसा हमारे ऊपर है किसी पे भी नहीं है। आप बार-बार झूठ की राजनीति खत्म होगी। और जब से मैंने ये यात्रा निकाली है तब से इन लुटेरों का और इन झूठ बोलने वालों का सफाया हो गया लोगों के लिए। आप बार-बार ईडी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईडी से इतना डर क्यों है? जिसने गलत किया है चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसने गलत किया, जिसने अंधेरगर्दी मचाई, जिसने लूट मचाई, अगर ईडी जा करके उनके यहाँ पूछताछ करे, उनको बुलाए, तो ये ऑपोजिशन वालों को इतना डर क्यों लगता है? ये लुटेरे जो है ये बात बोलते हैं जिनके ऊपर मैंने विधानसभा में शरेआम हाउस के अंदर खुल करके बात कही है कि तुम लुटेरे हो। अगर तुमने लूट नहीं करी, जो घोटाले हरियाणा में हुए उनकी जांच कराओ। मुख्यमंत्री ने अनेक दफा ये बात कही। कौन से घोटाले? वो तो कहते हैं, सुन ले एक मिनट। हाँ। शराब का घोटाला, हाँ। धान का घोटाला। धान के घोटाले का मतलब जानते हो? आपने कभी धान देखा हो तो पता हो ना, आपने तो धान खाया है। मैं आपको पता ही नहीं है कि मैं किसान हूँ। नहीं, मूल तौर पे नहीं, आप किसान नहीं, आप केवल लोगों को बेवकूफ ना बनाने वाले लोग। आपको पता नहीं है सर। सुन लो आगे। हाँ। धान घोटाला जो है नमी के नाम पे 250 से 300 रुपया क्विंटल के हिसाब से बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 साल से लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। हमारी सरकार आने के बाद आप देखना कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग जो आज के हैं ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। शराब का घोटाला, कोरोना काल के दौरान जो शराब की तस्करी हुई, शराब की चोरी हुई, जो गोदाम तोड़े गए, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। रजिस्ट्री का अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अलावा ये जो कार्ड बना दिया गया एक जो है आज की तारीख के अंदर, जो जिसको आप कहते हो कि आपका प्रॉपर्टी आईडी कार्ड है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। अब तो ऐसी हालत है इस सरकार की, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए कोई व्यक्ति अगर नगर पालिका के दफ्तर में जाता है तो उससे भी पैसे लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है? इससे बड़ी लूट प्रदेश में हो सकती है? आज कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है? अभी ताज़ा उदाहरण है, अभी ताज़ा ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 2 जिलों में 100 करोड़ रुपया खा गए। जब अधिकारियों से पूछताछ की गई, मंत्री का सरेआम नाम लिया गया और मंत्री को बचाने के लिए मुख्यमंत्री एक आदेश जारी करता है कि 1995 से लेकर के अब तक कितने घोटाले हुए हैं कोऑपरेटिव के अंदर, हम उसकी जांच कराएंगे। ये बात इसलिए कही गई है कि हाउस के अंदर जब इस पर चर्चा होगी, जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो वो कहेंगे हम तो 1995 से इसकी जांच करा रहे। तुम 1995 की बात कर रहे हो, पहले जो मौके पे जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसके दोषी कौन है? उनके नाम बताओ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है वो आप बताओ। वो बताने की बजाय कैसे हर चीज़ पे लिपापोती की जाती है।
ये चोरों का राज है, लुटेरों का राज है, कोई आदमी बचा हुआ नहीं है। ये रोज कहते हैं कि हमें प्रूफ दे दो, मैं आपको प्रूफ और दे देता हूँ, आप भी कह देते हो प्रूफ दे दो। नहीं, कई बार विधानसभा अध्यक्ष ने आपको कहा कि आप जितनी बात तो मैंने उस करते हैं विधानसभा वो प्रूफ दे दीजिए, जांच करा देते हैं, आप प्रूफ देते नहीं है। मैंने उसको विधानसभा अध्यक्ष को ये भी कहा था कि मैं तेरे खिलाफ भी सारी बातें कहना चाहता हूँ, तू मुझे बोलने का टाइम दे दे। तब टाइम क्यों नहीं दिया उसने? मैं प्रूफ भी दे देता हूँ आपको, मैंने आपको अनेक दिखा, ये कहा था कि एफिडेविट है मेरे पास। हाँ। एफिडेविट के लिए तो और बता देता हूँ आप आपको। कहते हैं दिखा सुन तो लो। देते तो नहीं है ना, आप- मतलब अरे उसके इलावा और सुन लो ना आप। जो लोग ये कहते थे भी हमारा तो सब कुछ अभय सिंह ने अपने पास रख लिया, आज उनके पास लैम्बोर्गिनी कहाँ से आ गई, आज उनके पास मर्सिडीज कहाँ से आ गई, आज उनके पास लैंड क्रूजर कहाँ से आ गए, आज उनके पास प्राइवेट जेट और हवाई जहाज कहाँ से आ गए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता था कि मैंने एक पैसा नहीं खाया अपने राज के अंदर। ये सारा दिन जहाँ कहीं भी किसी के डेथ पे भी बैठने भी जाता है, हेलीकॉप्टर में चढ़ करके जाता है, उसका किराया कहाँ से आता है? आज 10-10 लाख रुपया एक घंटे का किराया लिया जाता है, वो पैसा कहाँ से आया? फिर बता दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। ये सब लुटेरे शामिल हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं। इन्हीं लोगों को ईडी का कोई डर होगा? हम ना तो पहले ईडी से डरे, ना हमें आज ईडी से कोई डर है, ना हमारे ऊपर कोई इलेक्शन लगा सकता कि आपने अपने राज में ये खा लिया वो खा लिया। जिन्होंने खाया हमने उनके नाम बताए भी ये खा गए। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी इसलिए थोड़ा बाहर तो बोलते हैं, अंदर अंदर बीजेपी से मिले रहते हैं कि ईडी का आप खौफ मुझे उनको बताओ, भी है। नहीं उन कांग्रेसियों से आप ये पूछो कि अभय सिंह ने किस दिन कांग्रेस के पक्ष की, भाजपा के पक्ष की बात करी है? मैंने तो जब भी विधानसभा में मौका मिला खूब खुल करके सरकार की खिंचाई करी है। अगर सरकार को किसी ने कटघरे में खड़ा किया इस हरियाणा प्रदेश में तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अभय सिंह चौटाला है। बाकी तो टोटल के टोटल लोग जो है जैसे सरकार चाहती है वैसी भाषा बोलती है। ठीक है, खट्टर साहब कह रहे हैं कि पूरे स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पोर्टल कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर करे, वो कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ अभय सिंह जी से भी, हुड्डा जी से भी, इसको पोर्टल का इशू आप लोग चुनाव तक मत छोड़िए और चुनाव में बीजेपी का मेन इशू पोर्टल रहेगा और पोर्टल का क्या हिसाब किताब होगा रिजल्ट के बाद समझ में आ तो जाएगा। वो कहते हैं कि आप लोग पोर्टल का इशू जिंदा रखिए, इलेक्शन तक जिंदा रखिए। ये तो जिंदा है लोगों के बीच में। ये अगर हम उनके बीच में चर्चा भी ना करें तो भी लोग नहीं भूल सकते। भाजपा ने एक बात कही थी चुनाव से पहले कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो हम हर घर से एक व्यक्ति को काम लगा देंगे। आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका एक व्यक्ति आज सारा दिन इनके बनाए हुए पोर्टल, इनके बनाए हुए कार्डों के कागज इकट्ठा करने में ना लगा हुआ। हर वक्त लोग परेशान हैं। अभी चलो आप, मैं कचहरी में ले चलता हूँ, आप कचहरी के आगे से निकलेंगे और कचहरी में चलेंगे जहाँ ये पोर्टल का सारा सिस्टम चल रहा है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आप वहाँ जा कर के लोगों से पूछो कि भाई ये जो सिस्टम जब से इन्होंने बनाया है तब से आपको कितनी सुविधाएं मिल गई, लोग आपको खुद ही बता देंगे कि क्या हालत है। वो कहते हैं कि सुनो एक मिनट, हाँ। आप सुनो पहले, जितने लोग वहाँ आपको मिलेंगे उनमें से अगर 10 आदमी ये कह दें कि ये सरकार का बनाया हुआ लिया हुआ फैसला बहुत बढ़िया है तो मैं उसी वक्त आपको ये इसके ऊपर बोल के कहूँगा कि भी मुख्यमंत्री का फैसला बहुत बढ़िया है। अगर कोई 10 आदमी भी ये ना कहे फिर आप क्या कहोगे मुख्यमंत्री को? मैं तो पूछता हूँ, मैं तो अभी तो इसी जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वहीं पे मुख्यमंत्री बैठे थे। मैंने तो कहा कि पोर्टल को लेके कांग्रेस, INLD सब के सब कह रहे हैं कि इससे तबाही मची हुई है। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? इतने सारे जो पोर्टल्स बने, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे। पुराना एक सिस्टम होता था, जब किसान अपनी फसल लेकर के मंडी में जाता था, आड़ती की दुकान पे डालता था। अगर सरकार की खरीद होती थी सरकार खरीदती थी, अगर प्राइवेट फर्म की खरीद होती थी प्राइवेट फर्म खरीदती थी। आड़ती को उसकी आड़त मिलती थी, किसान को उसका पैसा मौके पे मिलता था, कोई परेशानी नहीं थी। अभी तो कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर उनके चला जाता है। किसने डिमांड करी कि 72 घंटे में? बीजेपी के लोगों मैं से। ये पूछता हूँ आपसे जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये डिमांड करी किसने? ये आप बताओ मुझे। ये मुख्यमंत्री से पूछो कि तुम्हारे से किसने कहा कि तुम सरकारी पैसा जो है खरीद करके हमारे खाते में 72 घंटे में भेजो? किसी की डिमांड नहीं आई। ये अपनी तरफ से थोपे हुए मामले हैं सारे के सारे। आज एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मेरा तू आधार कार्ड बना करके दे दे। एक व्यक्ति ने इस देश में ये नहीं कहा कि आप हमें जो है प्रॉपर्टी ID बना करके दो। एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी
फसल जो है मंडी में लेकर के जाऊं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से पोर्टल खड़ा कर दिया जाए। आप एक चीज़ बताओ ना मुझे, मैंने ये बात विधानसभा में कही, चौधरी रणजीत सिंह का और मेरा ज़मीन का खाता एक है, अभी तक साझा खाता है, अलग अलग नहीं है हमारे परिवार की ज़मीनों में। काश्त मैं करता हूँ ज़मीनें, वो अपनी ज़मीनें ठेके पे देते होंगे या काश्त करते होंगे। उनके नाम की ज़मीन मेरे पास है, मेरे फादर के नाम की ज़मीन उनके पास है, मेरे नाम की ज़मीन भी उनके पास हो सकती है। लेकिन मैं अगर पोर्टल पे जाऊं और पोर्टल पे जा करके पहले से चढ़ा दूं कि ये ज़मीनें जो है मैं काश्त कर रहा हूँ, मेरे पास इन ज़मीनों की ये खाते हैं, तो वो ज़मीन की फसल मैं ही बेच सकता हूँ, रणजीत सिंह नहीं बेच सकता। मैंने ये बात विधानसभा में रखी। मैं बोला मुख्यमंत्री जी ये बता दो इस पोर्टल से किसका लाभ और किसका नुकसान। इस पोर्टल से घर घर में झगड़े और हो गए। जिस घर में उसने दूसरे की फसल ला कर से बेच करके पैसा वो खा गया, और वो जब अपनी फसल लेकर के गया, सरकार ने कहा कि भाई तेरी फसल तो बिक चुकी है, तेरी फसल तुम लेंगे नहीं, तू कैसे ले आया मंडी में। वो तो मंडी में ले जा भी नहीं सकता, वो तो गेट पास ही नहीं बन सकता, उसका मंडी में बढ़ ही नहीं सकता। तो ये माने कि जब INLD आएगी तो ये सब पोर्टल सोटल बंद हो जाएगा, सब खत्म करेंगे, केवल एक कार्ड रखेंगे। हरियाणा प्रदेश ने देश के अंदर अकेले एक राशन कार्ड से सबको सारी सुविधाएं मिलती थी। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कि राशन कार्ड से काम चलता था कि नहीं चलता था, वही आपको बता देंगे। हम राशन कार्ड बनाएंगे, लोगों को राशन कार्ड से ही सारी सुविधा देंगे, किसी के सामने किसी तरह की कठिनाई नहीं रहने देंगे। ठीक है। एक मसला हम तो सरकार आपके द्वार लगाएंगे ताकि लोगों को और ज्यादा फैसिलिटीज मिले। वो तो मतलब एक जन संवाद यात्रा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गांव-गांव जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों की समस्याएं, जिस भी गांव में गया है वहाँ लोगों को बेइज्जत करके आए और लोगों से खरी खोटी सुन के आए। बीजेपी और खास करके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक पारदर्शिता का माहौल, एक करप्शन फ्री गवर्नेंस का एक माहौल मैं कहता हूँ वो बना है। इससे बड़ी लुटेरा सरकार हो ही नहीं आज तक। कैसे? जितने घोटाले इस राज्य में हुए, एक की जांच नहीं हुई। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, आपकी मजबूरी है कि आप बोल नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि मेरी कभी कोई मजबूरी रहती है? बिल्कुल ये मजबूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लड़कियां जो 2-3 आपके हरियाणा के जितने भी आज आपके साथ चल रहे हैं, आप इनमें से किसी एक से पर्सनली ये पूछ लें कि वो इस सरकार के घोटालों से खुश है या उससे उनको तकलीफ है। मुख्यमंत्री से यह तो पूछो कि तू कहता है कि विपक्ष के लोगों का यह षड्यंत्र है, तो फिर विपक्ष के लोगों को पकड़ता क्यों नहीं अगर वो षड्यंत्र करते हैं तो? या तू राज मुझे दे और तू षड्यंत्र करके देख एक ही दिन, शाम को सबक सिखा दे। ये फजूल के अंदर बकवास करने की आदत पड़ गई। जो मुख्यमंत्री ने कह दिया, आपने उस बात का गुणगान करना शुरू कर दिया। सवाल गुणगान का नहीं है, मेरा काम है सवाल करना। सत्ता पक्ष के लोग ये भी कहते हैं, आप भी जो चोर लुटेरे लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे दबे हुए हैं। ये आपको भी लगता है कि मेरे जैसा आदमी दब सकता है? बहरहाल सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि किसानों को, कर्मचारियों को, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो INLD हो, कांग्रेस हो, वो उनको हथियार बनाते हैं। सरकार के खिलाफ वो कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है, तो कभी किसान भड़का देते हैं, कभी कर्मचारियों को भड़का देते हैं, कभी इसको कहते हैं। वो कहते हैं कि किसान के लिए तो हमने इतना कर दिया, फिर भी ऑपोजिशन के लोगों को कुछ है नहीं, तो किसान को भड़काते हैं। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? किसानों को इन्होंने ये वायदा किया था और कहा था कि MSP का कानून बनाएंगे, बना दिया? नहीं बना तो किसान को मजबूर होकर के दोबारा सड़क पे आना पड़ा। ये सो प्याज भी खाएंगे, सो जूत भी खाएंगे। ये कानून बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। किसान ने जिस किसी चीज़ को लेकर के कभी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, किसान एक बार आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे नहीं हटता। किसान कमज़ोर कम्युनिटी नहीं है, किसान स्वाभिमानी लोग हैं। इन्होंने किसानों को दबाने और कुचलने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आज की तारीख में एक चीज़ आपके सुनने वाली है, इस देश में 4 बड़े किसान नेता हुए जिनको किसानों का हमदर्द कहा जाता है कि ये किसान के हमदर्द हैं। सबसे पहले छोटू राम, जिन्होंने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह,
फिर उसके बाद चौधरी देवीलाल, और उसके बाद आपका प्रकाश सिंह बादल। लड़ी ना लड़ाई। आज इन चारों लोगों को, परिवार के लोगों को भाजपा ने ऐसे काबू किया हुआ है। ये चारों जो कील उखड़ाने वाले लोग थे, जो किसान के लिए लड़ने वाले लोग थे, चौधरी छोटू राम का तो नाती, जो अपने आप को चौधरी छोटू राम का वारिस बताता है, वीरेंद्र सिंह, आज कील ठुकवाने में है कि नहीं है? भाजपा के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है? चौधरी देवीलाल के पड़पोता और बेटा दोनों कील ठुकवाने में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? भाजपा के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? दोनों के बयान नहीं आते उल्टे सीधे किसानों के बारे में। लोग अब की बात इन सबको सबक सिखाएंगे। जो जयंत चौधरी था, जो किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़े बड़े भाषण देता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता था, उसको भी सीधा कर दिया कि नहीं कर दिया? वो भी अब कील ठुकवाने में है। इसी तरह से सुखबीर जी ने, उनकी वाइफ ने इस्तीफा दिया था और बाहर आ गए थे। अब फिर चर्चाएं चल रही है कि इन कील ठोकने वालों के साथ जा रहे हैं। अगर चले गए तो लोग इनके भी कील ठोक देंगे। अब की बार लोगों ने बड़ा फैसला करना है। किसान जो है पूरा सबक सिखाएगा। चलिए, आप मुझे एक चीज बताओ जी। आप सरसा में आए हो। सरसा से पंजाब जो है, जिस साइड में हम जा रहे हैं, इस साइड में अगर आप जाते हो तो 35 किलोमीटर है। अगर आप हिसार, हमारे जो डबाड़ी वाली रोड है, उस पर 60 किलोमीटर है। आप चलो मेरे साथ, आज थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ कैसे कैसे बैरिकेड्स लगा रखे, जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। पाकिस्तान भी जब हमला करता था तब भी इस तरह के बैरिकेड्स नहीं होते थे। अब तो मैं एक शादी में गया रात को, मेरे घर से सिर्फ 7 मिनट का रास्ता है जहाँ शादी थी। मेन हाईवे के ऊपर एक मैरिज पैलेस बना हुआ था, लेकिन मुझे उस मैरिज पैलेस में, उस शादी में जाने के लिए 40 किलोमीटर का सफ़र काटना पड़ा। 1 घंटा लगा लिंक रोड से जा करके और मैं उस शादी में पहुंच पाया। उसी गांव से जहाँ वो मैरिज पैलेस है, कोई व्यक्ति सरसा आना चाहता है, उसको 40 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ता है, कोई बीमार हो जाए। अब जो लिंक रोड से आ रहा है, सामने से एक ट्रक आ गया, फंस के खड़ा हो जाता है, एम्बुलेंस निकल ही नहीं सकती, आदमी तड़प के मर जाए, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। ये किसने हाईवे रोक रखे हैं? इन्होंने क्यों रोक रखे हैं? अगर उनको कोई डर है, आप अपना बंदोबस्त करके रखो। आप डबाड़ी बॉर्डर पे जा करके रोक लो। आपने डबाड़ी के बाद 4 जगह बैरिकेड्स लगा दी। और मैं कल हिसार गया एक शादी में, तो उसके बाद बीच में 2 जगह और लगे हुए। भाई कहीं कोई डर वाली बात नहीं है, कहीं से कोई किसान आ नहीं रहा है। किसान तो अपना बॉर्डर के ऊपर आराम से खड़ा लड़ाई लड़ रहा है अपनी। आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप उनसे समय मांग रहे हो, तो फिर आपने ड्रामा क्यों कर रखा है? लोगों को परेशान करने के लिए, सिर्फ किसान को बदनाम करने के लिए कि किसान आ जाएगा, पता नहीं क्या लूट के ले जाएगा। पहले भी एक बार जब किसान दिल्ली गया था, तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से और भाजपा की तरफ से बयान लगे थे, कहा गया था कि किसान ट्रैक्टर पे चढ़ करके दिल्ली में आएगा और दिल्ली को लूट के ले जाएगा। लेकिन दिल्ली के लोगों ने स्वागत किया। कल हमारे यहाँ भी किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, लोगों ने जगह जगह लंगर लगाए उनके लिए। किसानों के साथ हम, किसान अगर 1 साल का अन्न जो है अगर बाजार में ना लेकर के जाए, तो सरकार को शाम को एहसास हो जाए कि किस तरह से किसान के साथ पंगा लिया जाता है। ये कम्युनिटी है जो हर एक का ख्याल रखती है। जहाँ सरकार से लड़ती है, वहाँ हर आदमी को किसी किस्म की परेशानी ना आए, उसके लिए खड़ा भी रहता है। ठीक है, हम आखिरी दौर में हैं। बहुत संक्षेप में मैं पार्टियों का नाम लूंगा, आप जरा आपके मन में जो आए दिल से रिएक्शन बताते चलिएगा। कांग्रेस का भविष्य 2024 के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में मई में नतीजे आ जाएंगे चुनाव के, मेरे बताने की जरूरत नहीं। कई लोगों का घमंड जो चकनाचूर हो जाएगा, कईयों के दिमाग सीधे हो जाएंगे, सब संतुलन में आ जाएंगे। बीजेपी हरियाणा, भाजपा को तो आज के दिन में ताकत कांग्रेस दे रही है, किसी और की जरूरत ही नहीं है।
कांग्रेस खुद जो है भाजपा को सत्ता में लाना चाहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये चाहते ही हैं। अगर ये नहीं चाहते होते तो फिर आप मान के चलो, जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तभी इनको स्वार्थ से ऊपर उठ करके सीटों के फैसले करने चाहिए थे। मतलब आपको आईएनएलडी को नहीं बुलाया इसलिए तो नहीं ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कि दिल में वो चोट है कि बताओ हरियाणा में बुलाया नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे अनेक दफा मैसेज आए, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही कि पहले स्वार्थ छोड़ो फिर बात करेंगे। ठीक है। जेजेपी को तो आप ही दे दो जो नंबर देना है। नहीं, मतलब मैं आपके भतीजों की नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये आप पे छोड़ दिया मैंने। मतलब जेजेपी का क्या भविष्य ये देखते हैं? आपके ऊपर फैसला है, आपको पता है उनके भविष्य का। ना, मुझे तो सबका पता है, लेकिन आपको क्या, मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उनके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता। आप ही बताओ उनके बारे में। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ कोई भविष्य नहीं है। इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा पानी का बहुत बड़ा इशू है, जो आम आदमी पार्टी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ना मान करके जिस तरह से आंख दिखाने का काम कर रही है। हरियाणा के लोग, मैंने बताया ना, किसान स्वाभिमानी है, वो किसी से भी दबता नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जो था, छोटे मोटे लोग थे, वो छोड़ के चले गए। ठीक है, अब आखिरी राउंड है। जैसे वो देखते हैं ना, एक एक नाम मैं बोलूंगा, आपके मन में जो रिएक्शन आए आप बता दीजिएगा। राहुल गांधी। किस चीज़ के लिए? आपके जहन में जो भी आता हो ख्याल। नहीं, किस बारे में? राहुल ने मेहनत करी है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत से अकेले से काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी। एक घर के कितने लोगों के नाम लोगे आप? अच्छा, एक ही लोग, एक ही आदमी होना चाहिए। जिस घर के अंदर मान के चलो, किसी भी घर में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब लोगों के हाथ में ताकत जाती है, जब लोग फैसले करने वाले हो जाते हैं, तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। मैं आपके सामने वही मैं कह रहा था कि ये आप अपने घर की कहानी बता रहे हैं। उदाहरण बैठा आपके सामने। हमारी पार्टी के अंदर जब कई लोग स्वयंभू नेता बन गए थे, तो पार्टी का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, चाहे वो राजनीति है, चाहे बिजनेस है, और चाहे वो आपके कोई पारिवारिक मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस बारे में पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? पॉलिटिकल है। मोदी जी ने 2024 है, मोदी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो आपके क्या ख्याल? मोदी जी की एक मास्टरी है, जो वायदा करते उसको कभी पूरा नहीं करते। अब तक जितने वायदे देश के लोगों के सामने किए, बड़े वायदे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? उनके मैनिफेस्टो में 370 था, हटा दिया। राम मंदिर था, बनवा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके मैनिफेस्टो में बहुत पुराना है, उस पर भी काम चल रहा है। ये भी तो बड़े वादे हैं। 15 लाख भी था, 2 करोड़ नौकरियां भी थी। 2 करोड़ नौकरियां थी कि नहीं थी? हाँ थी। कहाँ गई? तो आप बताएंगे? आप बताओ ना। मतलब वो जो वादा आपने वो तो गिना दिया, बोले राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। मतलब मैं तो, लेकिन आप ये उनके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं कहते कि मोदी का बड़ा वायदा 2 करोड़ का था, वो कहाँ गया? ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। आप मुख्यमंत्री मानते होंगे, मजबूरी है लोगों की कि वो उस पद पे बैठा है। भाई लोकतंत्र है। हाँ, तभी तो कोना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो होता तो मनोहर लाल खट्टर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, ये भी पक्का था। ये थोपे हुए लोग हैं, ये लीडर नहीं है, ये पैरा ट्रूपर है बेचारे। आपने देखा नहीं, बीजेपी में कहाँ लोकतंत्र रहेगा? जिस पार्टी के अंदर एमएलए जो है बैठ करके फैसला नहीं ले सकते कि हमने किसको मुख्यमंत्री बनाना है, जहाँ पर्ची आती है और पर्ची आ करके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को दे दी जाती है, खोल के पढ़ के सुना दे, इससे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात क्या होगा? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में ऑपोजिशन ऑफ लीडर, भाजपा का एजेंट है, और इसी वजह से
आज भाजपा कहीं ताकत में खड़ी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में आप पे छोड़ दी सारी मैंने। जो घर वालों पे नहीं बोलेंगे कुछ? आप पे छोड़ दिया, आप भी तो घर वाले हो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का मैंने बताया ना, हमारे यहाँ कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा में कोई भविष्य नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और एक आखिरी सवाल, हालांकि उसका एक हिस्सा आपने जवाब दिया, दूसरा हिस्सा जोड़ रहा हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, ये वन मैन आर्मी जो आपके पार्टी वाले ये राज कहते बनाएगी। हैं, ये आपके पार्टी वाले कहते हैं कि हमारा वाला तो शेर है, और मैं मजाक में कहता हूँ कि जंगल में अकेला एक ही शेर होता है, तो अकेला एक शेर जाके चंडीगढ़ कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि पूरा कुनबा ना हो। तो 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और आईएनएलडी का भविष्य। मैंने आपको बताया ना कि मैंने परिवर्तन यात्रा करी, और उस यात्रा के बाद लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। हर हालत के अंदर 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। और आपसे जो बेइंतहा इश्क करते हैं, वो कहते हैं कि अभय जी जब मिले, आपके अच्छे मित्र हैं, उनको कहिए कि इस बार मेहनत करें कि सिंबल बचे, वरना सिंबल के भी लाले पड़ जाएंगे। उनको को आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये फिक्र मेरा है, उनका नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अब अभय जी के जितने शुभचिंतक हैं इनकी पार्टी में, वह कहते हैं हमारा वाला शेर है। ये कहते कहते भूल जाते हैं कि जंगल में शेर अकेला होता है। तो चंडीगढ़ में अगर राज करना है तो कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आईएनएलडी के पास, और 2024 हर मायने में हर पार्टी के लिए कई सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है। आईएनएलडी को जहां अपना पुराना रसूख वापस लाना होगा, जहां अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ताकत इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लोकतंत्र में संख्या मायने रखता है। बीजेपी को अगर उनकी है कि तीसरी बार आ जाएं, खुद से आ जाएं, वो भी एक चैलेंज है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैठ बनाना चाहती है। यानी कि 2024 हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जिसकी अभय जी ने कहा कि आप ही बता दिया कीजिए, जेजेपी नई पार्टी बनी, संजोग ऐसा हुआ कि वो सरकार में आ गए, लेकिन 2024 उतना ही कड़ा होगा जेजेपी के लिए। बाद बाकी देखते हैं, लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, क्या फैसला करती है, रिजल्ट बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है, और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।